अस्सलाम वालेकुम, आदाब। आप देख रहे हैं BBN न्यूज़। आइए शुरुआत करते हैं और नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया कान्हा शांतिवनम का दौरा। बच्चों और तलबा को फराहम की जाने वाली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हासिल की तफसीलात। शांतिवनम में दरख्तों के तहफ्फुज़ के मरकज़ और मेडिटेशन सेंटर का भी किया दौरा। तेलंगाना हुकूमत किसानों को रैतू भरोसा देने के लिए पाबंद अहद। रैतू भरोसा सब कमेटी के इजलास में कमेटी के चेयरमैन व डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का बयान। फीस रियम्बर्समेंट सदका नहीं, एक हक है। संक्रांति से पहले तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा वाजिबात अदा करने बंडी संजय का मुतालबा, वरना हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का दिया इंतबाह। झूठे मुकदमात हों या जेल की सलाखें, BRS कायदीन हरगिज डरने और घबराने वाले नहीं। निजामाबाद में जलसे से BRS MLC के कविता का खिताब। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली का पीर को खुसूसी इजलास। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया जाएगा खिराज अकीदत। साल 2024 में तेलंगाना में जराइम की शरह में 9.87% का हुआ इजाफा। तेलंगाना DGP डॉक्टर जितेंद्र ने जारी की सालाना रिपोर्ट। और अब खबरों की तफसील। चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी ने आज इतवार को कान्हा शांतिवनम का दौरा किया। उन्होंने रंगारेड्डी जिले के नंदीगामा मंडल के कान्हा गांव के कान्हा शांतिवनम में बच्चों और तलबा को फराहम की जाने वाली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में तफसीलात हासिल की। वज़ीर आला ने आंखों पर पट्टी बांधकर रंगों की शनाख्त और अल्फाज पढ़ने जैसी महारतों का मुजाहिरा करने पर तलबा को मुबारकबाद दी। वज़ीर आला का ख्याल है कि सरकारी स्कूलों और रिहायशी स्कूलों में भी इस तरह की महारतें फराहम करने के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। बाद में उन्होंने कान्हा शांतिवनम अहाते में दरख्तों के तहफ्फुज़ के मरकज़ का दौरा किया। शांतिवनम के मुंतज़मीन ने वज़ीर आला को दरख्तों की मुख्तलिफ़ अक़साम की नशोनुमा और काश्त से मुताल्लिक़ तरीक़ेकार के बारे में बताया। रेवंत रेड्डी ने शांतिवनम में खुसूसी तौर पर क़ायम किए गए बरसाती जंगल का दौरा किया। बाद-ए-ज़ा उन्होंने मेडिटेशन सेंटर में गालिबोदा का पौधा लगाया और मेडिटेशन हॉल का दौरा किया। इस प्रोग्राम में सीएम के मुशीर वैम नरेंद्र रेड्डी, हुकूमती मुशीर श्रीनिवास राजू, MLA शंकरैया और सीनियर अहदेदारों ने शिरकत की। तेलंगाना हुकूमत रियासत के किसानों को रैतू भरोसा देने के लिए पाबंद अहद है। ये बात रैतू भरोसा सब कमेटी चेयरमैन और डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का ने आज इतवार को डॉक्टर BR अम्बेडकर स्टेट सेक्रेटेरिएट में मुनक्किदा रैतू भरोसा काबीना सब कमेटी के इजलास के दौरान कही। उन्होंने कहा कि माली मुश्किलात के बावजूद जो वादा किया है उसे पूरा किया जाएगा। इस इजलास में रियासती वुज़रा और कमेटी के अरकान तुमला नागेश्वर राव, श्रीधर बाबू और बोंगरेड्डी श्रीनिवास रेड्डी के अलावा दीगर मुताल्लिक़ा हुकाम ने शिरकत की। काबीना की ज़िली कमेटी ने अपने रियासतगीर दौरे के दौरान किसानों की तरफ से ज़ाहिर की गई राय और अहदेदारों के ज़रिए जमा की गई मालूमात का तज्ज़िया किया और आने वाले यासंगी फसल के वक्त किसानों को रैतू भरोसा फराहम करने के तरीक़ेकार को हतमी शक्ल देने के बारे में तबादला ख्याल किया। तेलंगाना BJP MP व मरकज़ी वज़ीर बंडी संजय ने कहा है कि फ़ीस रियम्बर्समेंट सदका नहीं, ये एक हक़ है। उन्होंने हुकूमत से मुतालबा किया कि संक्रांति से पहले तमाम ज़ेर-ए-इल्तिवा वाजिबात को अदा किया जाए, वरना BJP हुकूमत को जवाबदेह ठहराने के लिए एक ज़बरदस्त तहरीक शुरू करेगी। उनका कहना था कि तलबा हुकूमती गफलत और कॉलेज के दबाव के दरमियान फंसे हुए हैं। BJP खामोश नहीं रहेगी। तेलंगाना BJP सदर किशन रेड्डी की क़यादत में इंसाफ के लिए आवाज़ उठाई जाएगी। उनका कहना था कि तलबा का मुस्तक़बिल सियासी खेल नहीं है। ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ 7,000 కోట్ల రూపాయలు బకాయిలు నెయ్యాలి. అవి కూడా ఇన్స్టాల్మెంట్లకి ఇస్తా అంటుండ్రు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి. వాళ్ళు ఏమో లోన్లు ఇవ్వాలి, వాళ్ళు ప్రభుత్వాలను నమ్మి వాళ్ళ పాఠశాలను విద్యార్థులకు సహాయం చేసే ప్రయత్నం ఇలా యాజమాన్యాలు చేసినాయి. ఇవాళ కనీసం జీతాలు ఇవ్వలేకుండా ఇల్లు కిరా కట్టడం కూడా, కనీసం కరెంటు బిల్లు కూడా కట్టలేని పరిస్థితిలో విద్యాసంస్థలు యజమాన్యాలు అంటే దానికి ప్రధాన కారణం గతంలో ఉన్న BRS పార్టీ, ఇప్పుడున్న కాంగ్రెస్ పార్టీ. ఇదే కాంగ్రెస్ పార్టీ ఎన్నికల ముందు హామీ ఇచ్చేది, ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో BRS పార్టీ విమర్శించేది. వాళ్ళ అధికారంలోకి వచ్చినా మాత్రం ఇలా ఇన్స్టాల్మెంట్లకు ఇస్తామని చెప్పి అలా తప్పించుకునే ప్రయత్నం కాంగ్రెస్ పార్టీ చేస్తున్నది. వాళ్ళ యాజమాన్యాలు నష్టపోయి ఇలా విద్యార్థులను ఫీజు అడిగితే
ఇలా విద్యార్థులు కట్టలేని పరిస్థితి, వాళ్ళ సర్టిఫికేట్స్ అన్ని కూడా యాజమాన్య దగ్గర ఉన్నాయి, కట్టలేని పరిస్థితి, ఉన్న చదువు కూడా పైకి పోయలేని పరిస్థితి, ఉద్యోగాలు వస్తే కూడా సర్టిఫికేట్ సబ్మిట్ చేయలేని పరిస్థితి వాళ్ళ. కాబట్టి ప్రభుత్వము యాజమాన్యాల మధ్యలో ఇలా విద్యార్థులు నలిగిపోతున్నారు, రాజకీయ పార్టీల మధ్యలో యాజమాన్యాలు నలిగిపోతున్నాయి వాళ్ళ. రాష్ట్ర ప్రభుత్వం డిమాండ్ చేస్తున్నాం, సంక్రాంతి లోపట మీరు ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించకుంటే 7,000 కోట్ల రూపాయలు చెల్లించకుంటే ఇలా యాజమాన్యాలతోని విద్యార్థులతో కలిసి భారతీయ జనతా పార్టీ పెద్ద ఎత్తున ఉద్యమం చేపట్టడానికి సిద్ధంగా ఉంది. మొన్ననే కిషన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో సమావేశం నిర్వహించినాం. ఆ సమావేశంలో ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో కానీ అనేక అంశాల చర్చ జరిగింది. ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ విషయంలో సంక్రాంతి వరకు వేచి చూసి సంక్రాంతి తర్వాత ఇదే కిషన్ రెడ్డి గారి నేతృత్వంలో ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో విద్యా సంస్థల యాజమాన్యాలు విద్యార్థులు కలిసి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో మేము చేపట్టే ఆందోళనకు ప్రభుత్వం పక్క దిగిరాక తప్పదు, దిగి రావాల్సిందే. ఆ స్థాయిలో ఉద్యమం చేయడానికి ఇలా భారతీయ జనతా పార్టీ సిద్ధంగా ఉంది. వెంటనే ఫీజు రియంబర్స్మెంట్ బకాయిలు చెల్లించాల్సిందిగా భారतीय जनता पार्टी डिमांड చేస్తా ఉన్నది. बीआरएस एमएलसी के कविता ने कहा है कि रियासत में गुलाबी परचम का दौर आ रहा है और उसमें कोई शक नहीं है। उन्होंने आज निजामाबाद में जलसे-आम से खिताब करते हुए दावा किया कि आइंदा बल्दियाती इंतखाबात में गुलाबी परचम ही लहराएगा। कविता ने कांग्रेस और बीजेपी को ललकारा और कहा कि तेलंगाना और तेलंगाना के अवाम के मफादात पर किसी किस्म का समझौता नहीं किया जाएगा। बीआरएस की तारीख जिद्दोजहद से भरी पड़ी है। झूठे मुकदमात हों या जेल की सलाखें, बीआरएस के कायदीन हरगिज़ डरने और घबराने वाले नहीं हैं। वहीं कविता ने कांग्रेस हुकूमत पर तनकीद की कि वो 6 जमानतों को नाफिज करने में नाकाम रही है। उन्होंने सवाल किया कि डिग्री याफ्ता लड़कियों में स्कूटी की तकसीम का क्या हुआ। उन्होंने कहा कि हुकूमत इंदिरम्मा के मकानात और किसानों के बीमा के बारे में बात नहीं कर रही है। एमएलसी कविता ने निजामाबाद के अवाम को बीआरएस की ताकत करार दिया और कहा कि तेलंगाना के अवाम अपनी तहजीब व सखावत और हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आगे आएँ। उन्होंने यकीन दिलाया कि हालात कैसे भी हो, बीआरएस पार्टी अपने मकसद से हरगिज़ पीछे नहीं हटेगी। रियासत को तरक्की की राह पर बहर सूरत गामजन किया जाएगा। इस मौके पर एमपी के.आर. सुरेश रेड्डी, रुकन असेंबली प्रशांत रेड्डी, साबिक अराकीन असेंबली जीवन रेड्डी, बाजी रेड्डी गोवर्धन, गणेश गुप्ता के अलावा आयशा आमिर और दीगर बीआरएस कारकुनान की कसीर तादाद मौजूद थी। మీకు తెలుసు దేశంలో జరుగుతున్న పరిస్థితులు మీకు తెలుసు. కేసీఆర్ గారిని ఎదుర్కొనే దమ్ము లేక ధైర్యం లేక కేసీఆర్ గారి బిడ్డలైనటువంటి నా మీద రామన్న మీద కేసులు పెట్టే ప్రయత్నం చేస్తూ ఉన్నారు. మాది భయపడే బ్లడ్ కాదు, భయపెట్టే బ్లడ్. అసలు ఎట్టి పరిస్థితిలో భయపడేదే లేదు. మేము తప్పు చేయలేదు కాబట్టి నా మీదైనా రామన్న మీదైనా కావాలంటే ఇంకెవరి మీద కేసు పెట్టుకున్నా బీఆర్ఎస్ నాయకులం నిప్పు కణికల్లాగా బయటకు వస్తామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. ఎందుకైతేనే కేసులు ఇవ్వాలా? కేంద్రంలో ఎదిరించి మాట్లాడితే కేసు, అగో చైనా వాడు బార్డర్ లోపలికి వచ్చిండు మరి చూసుకొని జరా అంటే కేసు, మరి ప్రజలకు మంచి జరుగుతలేదంటే కేసు. ఇక రాష్ట్రం సంగతి అయితే చెప్పనే అవసరం లేదు. ముఖ్యమంత్రి పేరు మర్చిపోతే కేసు, భూమి ఇవ్వకపోతే కేసు, రైతు భూమి ఇవ్వకపోతే కేసు, ఫేస్బుక్ లో మా అన్నదమ్ములు ఒక చిన్న పోస్ట్ పెడితే కేసు, ట్విట్టర్ లో మా ప్రొఫెసర్ లేదన్న అభిప్రాయం చెప్తే కేసు, ఇన్స్టాగ్రామ్ లో మా అక్క చెల్లెలేదన్న చిన్న వీడియో పెడితే కేసు. అంటే ఇంత భయం ఎందుకు? నిజాన్ని ఫేస్ చేయలేరా? మేము లేమా 10 ఏళ్ళ అధికారంలో? ప్రజలు మమ్మల్ని అనలేదా మాటలు? భరించినాం. ఎందుకంటే బరువు ఎత్తుకున్నాడు, బాధ్యత ఉన్నాడు, 10 మందికి పని చేయాల్సినోడు ఓపికతో ఉండాలి. ప్రజలకు కష్టాలు వస్తాయి, వాళ్ళకి ఇబ్బంది అవుతుంది. ఇబ్బంది అయితే నువ్వు పరిష్కారం చేస్తావనే నీకు నాయకత్వం ఇస్తారు, ఉట్టిగానే ఇయ్యారు, టైంపాస్కి ఇయ్యారు. మరి ఆ విషయం మర్చిపోయి ఇవాళ కేంద్రంలో కానీ రాష్ట్రంలో కానీ ఎదురు మాట్లాడితే కేసులు పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి ఉంది. అందుకే చెప్తా ఉన్నా, ఈ కేసులు మమ్మల్ని భయపెట్టలేవు. ప్రజల నుండి వచ్చిన వాళ్ళం, ఉద్యమం చేసి తెలంగాణ రాష్ట్రం సాధించుకొని తీసుకొచ్చినటువంటి గులాబీ పార్టీ వాళ్ళం. ఖచ్చితంగా గట్టిగా నిలబడతాం, ప్రజల పక్షాన ఉంటామని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తా ఉన్నా. కాబట్టి ఇవాళ మహిళలందరికీ నేను కోరుతా ఉన్నా, విజ్ఞప్తి చేస్తా ఉన్నా, మనం ఊరుకుంటే వీళ్ళు కదలరు. మనం అడగాలి, ఎక్కడికక్కడ అడగాలి. ఏమైనాయి మా మహాలక్ష్మి పైసలు, ఏమైంది మా తులం బంగారం, ఎక్కడున్నారని అడగాలి. కాంగ్రెస్ వాళ్ళు వస్తారు కదా గల్లీలకు మాట్లాడడానికి, నిలదీయండి వాళ్ళని, ఖచ్చితంగా అడగండి ఒకసారి. అడగకుంటే ఇచ్చేటటువంటి ప్రభుత్వం ఇది కాదు, అడగకుంటే ఇచ్చేటటువంటి ప్రభుత్వం ఇది కాదు. కాబట్టి ఎక్కడికక్కడ నిలదీద్దాం, మీ వెంట నేనుంటా, ప్రతి చోట నిలదీద్దాం. దయచేసి వాళ్ళు ఇక్కడికి వచ్చిన బీఆర్ఎస్ పార్టీ కార్యకర్తల నాయకులు గుర్తుపెట్టుకోవాలి,
ఇటున్న సూర్యుడు అటు ఉదయించినా రాబోయేదంతా కూడా నిజామాబాద్ లో గులాబీ జెండా శకమే, గులాబీ జెండానే ఎగురుతుంది. ఎక్కడ కూడా ఎవరు కూడా దాన్ని మార్చలేరు. तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली के स्पीकर जी प्रसाद कुमार ने इतवार को तेलंगाना असेंबली में कल पीर को मुनक्किद होने वाले खुसूसी इजलास के इंतजामात का जायजा लिया। वाज़ेह हो कि साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए कल पीर को असेंबली इजलास मुनक्किद किया जा रहा है। शहर हैदराबाद के नामपल्ली नुमाइश मैदान में 1 जनवरी से 15 फरवरी तक कुल हिंद सनती नुमाइश का एहतमाम किया जा रहा है, लेकिन साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह के सोग के पेश नज़र नुमाइश 2 रोज़ के लिए मुलतवी कर दी गई है। इस साल नुमाइश 3 जनवरी से शुरू होने वाली है। ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन सोसाइटी ने इसके लिए तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए हैं। सोसाइटी के कन्वेनर डी सुरेश कुमार और एजाजी सेक्रेटरी सुरेंद्र रेड्डी ने बताया कि सीएम रेवंत रेड्डी के हाथों नुमाइश का इफ्तिताह अमल में आएगा। ये नुमाइश 46 दिन तक जारी रहेगी। इस साल नुमाइश के टिकट में इजाफा करते हुए इसे 50 रुपये कर दिया गया है, जबकि पार्किंग की सहूलत मुफ्त रहेगी। नुमाइश में 2000 से ज़्यादा स्टॉल्स लगाए गए हैं। मुंतज़मीन फायर सेफ्टी के हवाले से तमाम एहतियाती तदाबीर इख्तियार कर रहे हैं। 100 CCTV कैमरे, सिक्योरिटी और रज़ाकारों के साथ किसी भी नाखुशगवार वाक़े को रोकने के लिए इक़दाम को यकीनी बनाया गया है। इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन यहाँ एग्जीबिशन ग्राउंड्स में एवरी ईयर 1 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक चलता है और ये टाइम 84th ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन होने वाला है। ड्यू टू मॉर्निंग स्टेट मॉर्निंग because of demise of Sri Manmohan Singh, the former Prime Minister of India. So हम लोग 3 जनवरी को ये ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन स्टार्ट करने वाले हैं और हमारे सीएम साहब, चीफ मिनिस्टर साहब जो 1 जनवरी को एक्सेप्ट करे थे इनॉग्रेट करने के लिए, उनसे बात करके थर्ड जो भी उन्होंने डेट देते हैं वो डेट पे हम लोग इनॉग्रेशन करते हैं और इनॉग्रेशन के बाद तुरंत और ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन स्टार्ट करते हैं। सर टिकट्स में जो चेंजेस की है 10 रुपीज़ एक्स्ट्रा है, तो स्पेशल इसमें आज इस बार क्या रहेंगे सर एग्जीबिशन में? ये टाइम 40 रुपीज़ से 50 रुपीज़ करे हैं जी। ये क्या जो बहुत दिन से इंक्रीज नहीं करे क्योंकि ये चेंज प्रॉब्लम हो रहा है काउंटर पे और तो भी 24 कॉस्ट ऑफ एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा हो गया है जी सर। ये ऑल इंडिया इंडस्ट्रियल एग्जीबिशन चलाने के लिए जी सर। एंड आप सबको मालूम है हम लोग 20 कॉलेजेस चलाते हैं और थ्रू आउट तेलंगाना और उनके लिए ये 40 to 50 करे तो उनको मदद हो जाता जी कि उनको डेवलपमेंट फंड्स दे सकते हैं। इसके ऐसे 40 to 50 करे हैं। साल 2024 में तेलंगाना रियासत में जराइम की शरह में 9.87% का इजाफा हुआ है। तेलंगाना पुलिस की तरफ से आज इतवार को जारी करदा सालाना रिपोर्ट के मुताबिक 1,69,477 जराइम के वाक़यात इस साल रिपोर्ट हुए हैं। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने तेलंगाना पुलिस की कारकर्दगी से मुतालिक सालाना रिपोर्ट जारी की। उन्होंने बताया कि साल के दौरान रियासत की साइबर क्राइम की शरह में तकरीबन 43.33% का इजाफा हुआ है। उन्होंने बताया कि अगवा के 1,525, चोरी के 703, डकैती के 58, कत्ल के 856 और ज़्यादती के 2,945 मुकदमात दर्ज हुए हैं। डीजीपी ने दावा किया कि इस साल 85 माओनौजों को गिरफ्तार किया गया है। उन्होंने कहा कि 1-2 वाक़यात को छोड़कर रियासत में पुरअमन माहौल रहा। And our special bureau working under the director of Narcotics Bureau, all teams have worked very well and brought the situation to quite a good control. A lot of emphasis has been there on conviction also. If we see total of 48 cases handled in conviction, there is one or two accused were found
guilty. So this has been a major achievement. So there have been no major issues except two innocent people were killed by themselves, and thereafter police organized some moving operations and situation was brought to the normal. Government has laid a lot of emphasis on narcotics, cyber crimes and other related. तेलंगाना डीजीपी जितेंद्र ने बताया कि पुलिस डायल 100 के जरिए शहरियों को तेज रफ्तार सर्विस फराहम कर रही है। हम शहरी इलाकों में 10 मिनट के अंदर वाक़े की जगह पर पहुंच रहे हैं। पिछले एक साल में डायल 100 पर पुलिस को 16 लाख कॉल्स मौसूल हुई हैं। One of the important achievement for Telangana Police has been emergency response system, that is dial 100 and dial 112, where 16,92,000 calls were attended. You all know that Telangana, this emergency response system is one of the quickest, and in most of the cases, especially urban areas, response time is less than 10 minutes. For this emergency response system, 1,000 patrol cars with 5,000 officers and 2,100 blue coats with 6,700 officers is working. It is also one of the great achievement of Telangana Police. तेलंगाना डीजीपी जितेंद्र ने बताया कि तेलंगाना पुलिस ने फ़ोन्स की बाजियाबी में मुल्क में रिकॉर्ड तादाद में रिकवरी हासिल की है। शिकायत की बुनियाद पर 75,000 से ज़्यादा फ़ोन ट्रेस किए गए। तेलंगाना पुलिस ने मुतासरीन को 38,000 से ज़्यादा फ़ोन रिकवर करके फराहम किए हैं। डीजीपी ने बताया कि रियासत में CEIR पोर्टल फ़ोन रिकवरी में काफ़ी मददगार साबित हो रहा है। For which CEIR portal has been working in our state, and it is giving very good results. Nearly 75,000 phones have been traced, and which is among the highest in any state in the country. And then 38,000 plus phones have been recovered up to the month of November, which is also a very big achievement for any state. खबरनामे में फिलहाल लेंगे एक ब्रेक। मुलाकात होगी इस छोटे से ब्रेक के बाद। तेलंगाना के डीजीपी जितेंद्र ने कहा है कि रियासत में ड्रग्स पर काबू पाने के लिए सख्त इक़दाम किए जा रहे हैं। इस साल रियासत भर में ड्रग्स के 1,942 केस रिपोर्ट हुए हैं। उन्होंने कहा कि 142 करोड़ 95 लाख रुपए की 20 टन मंशियात जब्त की गई हैं और वो तेलंगाना को मंशियात से पाक रियासत बनाने के मकसद से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मुलजमीन को मंशियात के 48 मुकदमात में सजाएं भी सुनाई गई हैं। 142 crores worth of ganja has been, or the narcotics have been seized, and in addition to that, some of the cases properties were also frozen, or this because of they were involved in drug trade. Almost 55.5 crores of property freezing has happened in 10 NDPS cases. That is also a big achievement for Telangana Police. तेलंगाना डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने इतवार को 2024 की सालाना रिपोर्ट जारी करने के बाद पुलिस एहलकारों की हालिया खुदकशियों पर अहम तबसरा किया। उन्होंने कहा कि ज़्यादातर पुलिस एहलकार ज़ाती वजूहात की वजह से इंतहाई इक़दाम उठा रहे हैं। ताहम उन्होंने कहा कि यह मालूम नहीं है कि आया पुलिस की खुदकशियों में काम का तनाव भी एक वजह है या नहीं। Suicide issues concerned, it is not very simple. It is not new also, that also you all must know. It is not new that such cases are reported. Definitely there will be several issues
wherein people will commit suicide. There may be some financial issues, there may be some family issues, there may be some emotional issues, there may be some pressure also. So there are several issues. So I cannot say that it is only because of this issue. We cannot generalize it that it will be because of work pressures and all that. There may be some case of work pressure also. I am not saying. There may be work pressure also in some case. But where we know that these are due to some personal issues, family issues or emotional issues, then we should not generalize. This is my suggestion. As far as our response to this kind of issues are there, we have our internal mechanism where officers keep track of such kind of, if somebody is having some issues of emotional issues, family issues, some financial issues, we try to do some counseling and all that. Where we are not able to handle at our level, at the department level, we take the help of professional counselors also. We advise them to go for professional counselor. So I would say that we cannot generalize it. तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि तेलंगाना पुलिस साइबर क्राइम को रोकने के लिए मुमकिन इक़दाम पर अमल कर रही है। इस साल 45,000 से शायद साइबर से मुतालिक मुकदमात दर्ज किए गए हैं। Cyber security is another challenge for all the states. This is new age crime, and wherein 25,000 cases were reported during the year, and police was very proactive in this case, wherein nearly 247 crore worth of amount was put on hold by proactive policing from the Telangana side, and when complaints were registered through 1930 or cyber portal, and which has led to 247 crores worth of freezing of the amount, which is compared to nearly almost double of the previous year, where it was only 128 crores, one of the highest in the country. That also we all must understand. In addition to that, which is another major achievement, is 180 crores worth of money was paid back to the victims. That is another major achievement of Cyber Security Bureau, and which is last year only 8 crores was returned to the victims, whereas this year it is 180 crores. So it amounts to more than 200%, 2,000% of the amount which has been paid back to the people. In addition to that, there were SIMs which were blocked, around 15,000. Then nearly 10,000 IEMI numbers were blocked, and then nearly 1,800 websites or URLs were also blocked for people indulging in cybercrime. This is also another big achievement. तेलंगाना पुलिस साइबर क्राइम पर काबू पाने के लिए बहुत से आगाही प्रोग्राम चला रही है। तेलंगाना के डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने बताया कि हर महीने के पहले 4 शुम्बे को साइबर आगाही डे मनाते हुए साइबर जराइम से मुतालिक मुख्तलिफ ज़राए जैसे प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ साथ सोशल मीडिया का इस्तेमाल करते हुए अवेयरनेस फराहम किया जा रहा है। As far as digital arrest is concerned, from our side, from government side, and otherwise also from cyber security also, a lot of time this alert has been issued. We have been educating the people. We have been telling them not to fall prey to this, and to great extent, a lot of people have now understood it. But still, you know, greed is one of the important things which leads to this kind of things. And maybe all people don't understand it properly. They don't understand legal process. So many times they fall prey into this. So from our side, we are committed to creating more and more awareness. Plus, we are also every month, every Wednesday, first Wednesday every month, we are doing the Cyber Jagruti Divas. So under that, you must have seen various articles also, and digitally also we publish. Various channels are there to create awareness. We have been doing it, and we are committed to this thing. The Cyber Security Bureau has taken a decision that January month will be dedicated for this awareness program.
TGSRTC MD VC सज्जनार ने आजकल लोगों को मौसूल होने वाले फ्रॉड फ़ोन कॉल्स और डिजिटल गिरफ्तारियों के बारे में एक शौर बेदारी वीडियो पैगाम जारी किया। उन्होंने डिजिटल गिरफ्तारियों के बारे में फ़ोन कॉल्स पर यकीन ना करने का मशवरा देते हुए कहा कि साइबर बदमाश पैसे के लिए ऑनलाइन धमकियां दे रहे हैं। कोई भी पुलिस डिजिटल गिरफ्तारी नहीं कर सकती। VC सज्जनार ने लोगों से साइबर फ्रॉड के खिलाफ चौकस रहने की अपील की। संक्रांति त्योहार के लिए तेलंगाना से आंध्र प्रदेश जाने वाले मुसाफिरों के लिए 2400 खुसूसी बसें चलाई जाएंगी। APSRTC बगैर किसी इजाफी चार्जेस के ये खुसूसी बसें चला रही है। संक्रांति के पेश नज़र हैदराबाद से आंध्र प्रदेश जाने वालों के लिए ये सहूलत फराहम की जा रही है। 9 जनवरी से 13 जनवरी तक ये खिदमात दस्तयाब रहेंगी। अल-बखी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद चैप्टर की जानिब से आज इतवार को एक तकरीब मुनक्किद करते हुए माई स्टैम्प थीम के तहत खुसूसी पोस्टल स्टैम्प अल-बखी जारी किया गया। अल-बखी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद चैप्टर ने मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन से रुजू करते हुए इस स्टैम्प की इजराई अमल में लाई। इस तकरीब में अल-बखी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद चैप्टर के ज़िम्मेदारान और अरकान ने शिरकत की और ममलिकत सऊदी अरब की क़ियादत से आजिज़ाना अपील की कि जन्नतुल बखी के अंदर मज़ारात की तामीर नौ पर गौर किया जाए और उसे तमाम मुसलमानों के लिए एक तारीख़ी और रूहानी निशान के तौर पर महफूज किया जाए। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप तमाम हज़रात को अल-बखी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद चैप्टर की जानिब से सबको इस बात की मुबारकबाद पेश की जाती है कि अल-बखी ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से जो कोशिश 2 साल से चल रही थी कि पोस्टल स्टैम्प अल-बखी के जो लोगो है उसके साथ हम लोग को हासिल हो, और वो मौका आ चुका है अल्हम्दुलिल्लाह कि हम गवर्नमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट से ये चीज़ अप्रूव करवा चुके हैं। और आज 29 दिसंबर 3 बजे बमुकाम देवड़ी इनायत जंग बहादुर मंडी मेरालम इसकी इशाअत होने जा रही है। और ये तमाम आलम के लिए एक बहुत ही अच्छा तोहफ़ा है जो शहज़ादी कौनैन की जानिब से हमें हासिल हुआ है। आप तमाम हज़रात से मारोज़ा ये है कि ये पोस्टल स्टैम्प जो भी है आप लोग इसको लेके अपने ग्रीटिंग्स के तौर पे विलादतों के मौके पर, और इसमें बिला मज़हब व मिल्लत आप ऑल ओवर इंडिया ये पोस्टल स्टैम्प यूज़ कर सकते हैं। तो इसी मौके पर हम लोग आज ये प्रोग्राम अल-बखी ऑर्गेनाइजेशन हैदराबाद चैप्टर की जानिब से इनायत जंग की दौड़ी में रखा गया है। और इसमें जो भी हज़रात शिरकत फरमाए हैं और जो भी मीडिया वाले हमारे पास आज तशरीफ़ लाए हैं, हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। मैं मीर रज़ा अली सुहेल अल-बखी चैप्टर के इंडिया चैप्टर के हैदराबाद चैप्टर के एक रुकन की हैसियत से मैं आप तमाम हज़रात का शुक्रिया अदा करता हूँ। और हमारी इस छोटी सी गुजारिश पे जो भी आए, मौलाना हैदर दरी साहब क़िबला हैं, लुक़मान साहब क़िबला हैं, इलियास साहब हैं, और दीगर जो हमारे इरफान साहब हैं, मोहम्मद अली वफ़ा साहब हैं, और जो भी हमारे महमूद अली साहब हैं, जो भी हज़रात हमारी एक छोटी सी गुजारिश पे यहाँ पर तशरीफ़ लाए हैं, हम उन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। शाहीन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम आज इतवार की सुबह 10 बजे से 12 बजे ज़िला संगारेड्डी में मुनक्किद किया गया। इस इम्तिहान में 1500 से ज़ायद तलबा ने शिरकत की। वाज़ेह हो कि इस साल SSC यानी 10वीं जमात में तालीम हासिल कर रहे तलबा के लिए शाहीन इंस्टीट्यूशन ज़िला संगारेड्डी ने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप देने का ऐलान किया था। मैनेजिंग डायरेक्टर अब्दुल फुरखान ने वाज़ेह किया कि टॉप 20 तलबा को 100% स्कॉलरशिप दी जाएगी, जबकि 60 तलबा को 50 और टॉप 100 तलबा को 25% स्कॉलरशिप फराहम की जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज शाहीन टैलेंट सर्च एग्ज़ामिनेशन का इनेकाद संगारेड्डी डिस्ट्रिक्ट के 3 मुकामात पर अमल में आया, जिसमें ज़हीराबाद, सदाशिवपेट एंड संगारेड्डी रहा। इन तमाम मुकामात पर SSC के तालिब इल्म जो इंटरमीडिएट में दाखिला लेने वाले हैं, ऐसे 1500 बच्चों ने इस शाहीन टैलेंट सर्च एग्ज़ाम में अपीयर हुए। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत अच्छी चीज़ है, जैसे कि शाहीन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन जो है एक सेक्युलर इंस्टीट्यूशन माना जाता है, और आज उसकी एक मिसाल यहाँ पर देखने में आई कि अल्हम्दुलिल्लाह तमाम मज़ाहिब के मानने वाले तलबा ने इस एग्ज़ाम में शिरकत की और बेहतरीन मुज़ाहरा किया।
और इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम से जैसा कि हमने 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप का ऐलान किया है, इस 1 करोड़ रुपए की स्कॉलरशिप 180 स्टूडेंट्स के दरमियान में दी जाएगी, यानी कि 1500 बच्चों में से 180 बच्चे इस एग्ज़ामिनेशन से मुस्तफ़ीद होंगे शाहीन जूनियर कॉलेज ज़हीराबाद एंड शाहीन जूनियर कॉलेज संगारेड्डी में। इंशाल्लाह इस एग्ज़ाम का रिज़ल्ट जो है जनवरी की फ़र्स्ट वीक में हम इंशाल्लाह ऐलान करेंगे और तमाम तलबा को उनके मार्क्स और उनका रिज़ल्ट और उनका रैंक उनको पहुँच जाएगा। जज़ाकल्लाह खैर। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने किया कान्हा शांतिवनम का दौरा। बच्चों और तलबा को फराहम की जाने वाली सॉफ्ट स्किल्स के बारे में हासिल की तफसीलात। शांतिवनम में दरख्तों के तहफ़्फ़ुज़ के मरकज़ और मेडिटेशन सेंटर का भी किया दौरा। तेलंगाना हुकूमत किसानों को रैतु भरोसा देने के लिए पाबंद अहद। रैतु भरोसा सब कमेटी के इजलास में कमेटी के चेयरमैन व डिप्टी सीएम भट्टी विक्रमार्का का बयान। फीस रियम्बर्समेंट सदका नहीं एक हक है। संक्रांति से पहले तमाम ज़ेर इल्तिवा वाजिबात अदा करने बंडी संजय का मुतालबा, वरना हुकूमत के खिलाफ तहरीक शुरू करने का दिया इंतबाह। झूठे मुकदमात हों या जेल की सलाखें, बीआरएस कायदीन हरगिज डरने और घबराने वाले नहीं। निजामाबाद में जलसे से बीआरएस एमएलसी के कविता का खिताब। तेलंगाना रियासती कानून साज असेंबली का पीर को खुसूसी इजलास। साबिक वज़ीर आज़म डॉक्टर मनमोहन सिंह को पेश किया जाएगा खिराज अकीदत। साल 2024 में तेलंगाना में जराइम की शरह में 9.87% का हुआ इजाफा। तेलंगाना डीजीपी डॉक्टर जितेंद्र ने जारी की सालाना रिपोर्ट। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए PBN न्यूज़। यूट्यूब और फेसबुक पर मौजूद हमारे वीडियोज़ को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।